जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए जो हमने जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उस मॉक टेस्ट श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ एसएससी स्पेशल। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस मॉक टेस्ट को। 25 प्रश्न है और ये आने वाले एसएससी एग्ज़ाम जो भी है आपका सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कट क्या है। दोस्तों लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसका मैस्कट होता है पैगविन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पैगविन। नेक्स्ट वन क्यों चलते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक है और इसका आविष्कार स्वीडन के जो व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, इनके द्वारा किया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, रक्तचाप को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों बीपी को मापने वाला उपकरण होता है स्फिग्मोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है तो 120/80 120/80 mmHg होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ईसीजी, हृदय के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं हम। हमारे हृदय की धड़कन सही है या अबनॉर्मल है उसके लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहा जाता है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है। दोस्तों मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में गांठ जो होती है ना उनमें पाया जाता है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया ये मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थायी करता है, याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में, राइजोबियम। क्लियर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे लिखा गया कवक, कवक का अध्ययन क्या होता है, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और एक कवक ऐसा होता है जो आप सब्जी के रूप में खा सकते हो, मशरूम। मशरूम एक कवक है। और शैवाल की बात करूँ तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ना जो आपका नाइट्रोजन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। अच्छा पीडोलॉजी क्या होता है, पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है, याद रखना इसके बारे में, मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी, क्लियर। नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इसका वजन की बात करें तो 5 पाउंड इसका वजन होता है। क्या आपको पता है कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, क्लियर। नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं देखने को मिलेंगी ना, चाहे वो रेनफॉल हो यानी कि बारिश हो, स्टॉर्म हो, आंधी तूफान, वो सब इसी परत में आप देखने को मिलेंगे। तो ये आप याद रखना, मौसम संबंधी घटनाएं कौन से भाग में होती हैं, तो वो क्षोभ मंडल में होती है, क्लियर। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा गया स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ओजोन लेयर जो मिलेगी आपको वो कहाँ मिलेगी, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, क्लियर। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश उत्पादन करने और धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है। दोस्तों धातुओं की वेल्डिंग करने में हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी, एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या आपको पता है टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों टमाटर और पालक में जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और जंग के स्पॉट हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जंग के स्पॉट हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखना इसके बारे में कि जंग के जो धब्बे होते हैं वो आप किससे रिमूव करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उनके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किस वंश ने विकसित किया था। दोस्तों गांधार स्कूल और आर्ट जो था ये कुषाण वंश के दौरान उत्पन्न हुआ था। कनिष्क के टाइम में ये दोनों कलाएं देखी गई। तो ये आप याद रखिएगा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण वंश के शासक के दौरान। दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस है, लेकिन कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था बाद में, पहले ये सेब होता था। और 78 AD में
कनिष्क जो है वो गद्दी पर बैठता है और 78 एडी में शक संवत की शुरुआत होती है भारत में। तो ये आप याद रखना कि भारत में शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने शक संवत चलाया था। और कनिष्क के टाइम पे गांधार कला और एक मथुरा कला, ये 2 कलाएं फेमस थी जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, ये आप याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। डांडिया कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है। दोस्तों डांडिया, ये सबको पता होता है, डांडिया, गरबा, टिप्पानी, ये गुजरात के डांस होते हैं। टिप्पानी डांस भी है गुजरात का, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। हलीसा का पूछेगा आपके एग्जाम में, हलीसा का कहाँ का डांस है, गुजरात का डांस है। दोस्तों पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा पुरुष करते हैं और गिद्धा महिलाएं करती हैं, याद रखना इसके बारे में। तो भांगड़ा और गिद्धा कहाँ के डांस हैं, पंजाब के। एक और याद रखना, किकली, किकली भी पंजाब का डांस है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मांझ मध्य प्रदेश का डांस है। मटकी मध्य प्रदेश में किया जाता है। जवारा मध्य प्रदेश में किया जाता है, जवारा डांस मध्य प्रदेश। और एक आपको और याद रखना, गिरदा, गिरदा भी मध्य प्रदेश का डांस है, ठीक है दोस्तों ये सब हो गए। एक बचा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मैं आपको 4-5 डांस बता देता हूँ, जैसे लावणी बहुत आता है एग्जाम में, लावणी है, कोली है, कोली, धांगरी गाजा है, धांगरी गाजा, तमाशा है, ठीक है, तमाशा है। उसके बाद में आपका कोली हो गया, धांगरी गाजा, तमाशा, ललिता है, ललिता डांस भी आपका महाराष्ट्र का है। तो ये कई सारे डांस हैं आपके, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 10, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी और जिन्ना के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि गांधी जी जो हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है, तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी थी गीता रहस्य, और एक और लिखी है द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोनों इनकी। द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो किताब लिखी गई है, वो लिखी गई है आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखिएगा। दोस्तों लाला लाजपत राय की किताब कौन सी है, द अनहैप्पी इंडिया, द अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, द अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की किताब है, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है आपके एग्जाम में। क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले एशिया के व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल मिला था, 1913 में इनको नोबेल मिला था, और इन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा था 1911 में, याद रखना, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण प्रतियोगिता की धारा नहीं है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब बाजार में औसत से कुल लागत लगातार कम होती जाती है, तो इसमें क्या होगा, मतलब जब कुल लागत लगातार कम होती जाएगी तो वस्तु के विक्रय में कोई प्रतियोगिता नहीं रह जाती, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहा गया, जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे सोपकारिता कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सोपकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के केवलादेव घाना पक्षी विहार को पहले क्या कहा जाता था। दोस्तों केवलादेव घाना नेशनल पार्क को हम भरतपुर पक्षी विहार कहते हैं, क्योंकि भरतपुर जिले में आता है आपका, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो केवलादेव नेशनल पार्क है कब बना था, 1982 में बना था, ठीक है, ये भरतपुर में आता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर दोस्तों। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, रीट के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया आपका राजस्थान का केवलादेव घाना नेशनल पार्क। एक और याद है, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान में। एक और आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व,
रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो दोस्तों रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान कब बना था? तो 30 मार्च 1949 को बना था। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मोनालिसा पेंटिंग को किस पर बनाया गया था? सही जवाब होगा लकड़ी पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो मोनालिसा पेंटिंग है ना, ये लकड़ी पर क्या था, एक पैनल बनाया गया, उस पर बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए। चंद्रमा का प्रकाश धरती पर कितने टाइम में आता है? 1 मिनट 33 सेकंड में। 1 मिनट 33 सेकंड में धरती पर इसका प्रकाश आ जाता है, याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर ये पृथ्वी से औसत दूरी है, ये आप याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कॉस्मोलॉजी। क्या होता है कॉस्मोलॉजी? अंतरिक्ष का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अंतरिक्ष का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट आपका दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मेरियाना। मेरियाना गर्त ये दुनिया की सबसे गहरी खाई मानी जाती है, जो प्रशांत महासागर में है। दोस्तों प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर भी है। क्या है रिंग्स ऑफ फायर? तो रिंग्स ऑफ फायर एक ज्वालामुखी की पट्टी बनती है प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? चाणक्य ने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र। तो चाणक्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट में क्यों चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। 14 नवंबर। और 14 नवंबर को भारत में एक दिवस होता है, कौन सा? वो होता है आपका नेशनल चिल्ड्रन डे, राष्ट्रीय बाल दिवस भारत में होता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम थे और इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किताब लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों मध्य प्रदेश में एक और याद आना, कान्हा किसली। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो एक और याद रखिएगा, बांधवगढ़ हो गया आपका, एक आपका पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और एक आपका पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये कई सारे टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा। दोस्तों राजस्थान में कौन सा? राजस्थान में सरिस्का है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है आपका, रणथंभौर। ठीक है, और एक और याद रखना राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स, बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी आपका राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों ये तो हो गए दोनों राजस्थान के। एक आंध्र प्रदेश का याद रखना, नागार्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में विस्तारित है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ये लॉन्च हुआ था। और 29 जुलाई को हम टाइगर डे मनाते हैं। 29 जुलाई को टाइगर डे। क्या आपको पता है भारत में एनटीसीए कब बना था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में। एनटीसीए 2005 में बना था, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करना, मतलब है कि फॉसिल्स की उम्र का पता लगाना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो कार्बन डेटिंग होता है ना, कार्बन डेटिंग के द्वारा जो हम जीवाश्म होते हैं उनकी एज फाइंड करते हैं और इसके लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं, C14 का यूज किया जाता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? यूरेनियम डेटिंग। और यूरेनियम डेटिंग के लिए U-238 का प्रयोग करते हैं, U-238 का प्रयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सी जवाब सही है। नेक्स्ट आपका, किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होता है, किसका कथन है? हुक का नियम। दोस्तों हुक का नियम कहता है कि किसी वस्तु पर आप जितना दबाव लगाओगे उसमें उतनी ज़्यादा चेंजिंग होगी, ये हुक का नियम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल की बात की गई है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, और आपातकाल जो प्रावधान है
वो हमने वित्तीय आपातकाल तो अमेरिका से लिया है, बाकी अपने जर्मनी से इनको अडॉप्ट किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं। जैसे अनुच्छेद 343 ये कहता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने की बात करता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा बनी है। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा संबंधित है। अनुच्छेद 51 ये मौलिक अधिकारों संबंधित है, अधिकार नहीं कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, याद रखिएगा, नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, याद रखें। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? शतरंज की बात हो रही है तो एस विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। और पुरुषों में पूछे तो विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद ये पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे भारत के। दोस्तों विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम माइंड मास्टर है, याद रखिएगा। और शतरंज के बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? 64। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, रोमियो और जूलियट उपन्यास किसने लिखा है? दोस्तों रोमियो और जूलियट उपन्यास विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट में लिख के अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप कमेंट को डिलीट मत कीजिए अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, वो डिलीट हो जाता है तो फिर। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानप्रीत जी के पॉइंट।